अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप कॉल आ रही हैं? आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 है और इस चैप्टर का टाइटल है एंजाइम्स। यानी आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 है और इस चैप्टर का टाइटल है एंजाइम्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो मेन हमारे जो मेजर पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी पे असरअंदाज हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंजाइम चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म। राइट, जहाँ तक एंजाइम्स के रोल की बात है या एंजाइम के फंक्शन की बात है, तो जब हम एंजाइम को डिस्कस करते हैं तो एंजाइम के फंक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एज ए बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस चल रहे होते हैं। रिएक्शंस क्या होता है कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली एंजाइम का यहाँ पे जो रोल है वो सिंपल ये रोल है कि वो उस रिएक्शन के साथ एज ए कैटलिस्ट उन रिएक्टेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ओवरऑल उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में जल्दी से, तेज़ी के साथ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें कि एंजाइम्स बेसिकली हमारे टाइम को सेव करते हैं, यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि फ़ौरन फ़ौरन से प्रोडक्ट जो है वो बन जाए। अब देखना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जिसमें एक सेट है बायोकेमिकल रिएक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं। उस पूरे सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? दैट इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं एट ए टाइम, एक वक्त में, और वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर हम जो फूड इनटेक करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो खुराक खाते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर जब उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उस डाइजेस्टेड फूड को मुख्तलिफ एनर्जी एटीपीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें हम खाते पीते हैं ना, उस हिसाब से फिर देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, हम लिपिड्स लेते हैं, तो इन सारों को ब्रेक डाउन करके बेसिकली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इस वजह से यानी आप ये समझें कि मेटाबॉलिज्म जो है ये वो बायोकेमिकल सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ को मेंटेन रखती है। यानी आपकी जितने भी कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपकी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज़ हों या आप फिजिकली कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो उसके लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये फिर एनर्जी जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसके थ्रू होती है। और यहाँ पे एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये जो टर्म है मेटाबॉलिज्म, इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टर्म है मेटाबॉलिज्म, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज, दैट मीनिंग वाज चेंज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय इब्न नफीस। सबसे पहले ये जो आइडिया था मेटाबॉलिज्म का, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिसका नाम था इब्न नफीस, उन्होंने दिया। तो उनके मुताबिक द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। उन्होंने कहा कि
बॉडी हमारी या बॉडी के जो पार्ट्स हैं या सेल्स हैं उनके अंदर हर वक्त चेंज रहती है, चेंज होती रहती है, दे आर ऑलवेज गोइंग बी अंडरगोइंग अ चेंज। वो जैसे हमने सेल एंड टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना, सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम, सेम यहाँ पे भी यही चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वक्त सेल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करने में अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि बेसिकली इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू बनता क्या है? एनर्जी बनती है और एनर्जी से हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हम ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स जो है वो उसके जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, दे आर एसेंशियली एनर्जी ट्रांसफर। बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी पौधों में आती है, मेटाबॉलिज्म होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर हर्बीवोर्स में, कैर्निवोर्स में एंड एटसेट्रा। तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं बेसिकली, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म जो है इसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में एसिमिलेशन एनर्जीज यूटिलाइज इन एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज द टाइप ऑफ एनाबॉलिज्म कि वो छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड और इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया जाता है, ठीक है ना। और एनर्जी जो है इस मकसद के लिए यूटिलाइज होती है एनाबॉलिज्म के लिए। कैटाबॉलिज्म जो है वो सेकंड टाइप है मेटाबॉलिज्म की, जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रोकन किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे रेस्पिरेशन, यानी ये जो ग्लूकोज है ये लार्जर मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। इस तरह डाइजेस्टेड फूड, हम खाना खाते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स, हम उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, स्मॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, ये एनर्जी रिलीज करता है। एनाबॉलिज्म एनर्जी यूटिलाइज करता है, ये रिलीज करता है। अब इस पूरी डिस्कशन के अंदर हम देखते हैं कि एंजाइम्स कहाँ खड़े हैं, व्हाट आर द रोल्स ऑफ एंजाइम्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जब केमिकल्स जो हैं ट्रांसफर हो रहे थे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बाय द अदर एंजाइम, तो एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट एंड स्पीड अप द रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे। तो जैसे मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया कि एंजाइम्स कोई ना तो रिएक्टेंट पे कोई चेंज लाते हैं ना प्रोडक्ट के अंदर, इनका काम जस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड अप, और ताकि वो मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो रेगुलेट रहे। हम खाएं, एनर्जी बने, उसको यूटिलाइज करें, फिर हम भूख लगे हम फिर खाएं, फिर एनर्जी बने, उसको यूटिलाइज करें। इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो पाथवे जो है वो चलता रहता है। तो बेसिकली दिस इज द रोल ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम एंजाइम्स का रोल देख रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो वहाँ पे एक टर्म यूज होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। डिफाइन अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी से जाने से पहले हम ये एंजाइम को अब ज़रा प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं बेसिकली ये प्रोटीन्स से बने होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज का मतलब होता है कि ये स्पीड अप तेज कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये रिएक्शन के दौरान किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करते, ना रिएक्टेंट पे चेंज करते ना प्रोडक्ट पे, यानी रिएक्टेंट पे भी कोई इसका इफेक्ट नहीं होता ना प्रोडक्ट पे। जस्ट उनका काम क्या होता है कि ये स्पीड को बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एंजाइम्स की रोल को मजीद हम देखते हैं, तो इसमें जैसे सबस्ट्रेट्स हैं, तो सबस्ट्रेट रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स इन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। यानी किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम जिस पे एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। प्रोडक्ट क्या है कि जब एंजाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं सबस्ट्रेट को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो कन्वर्ट प्रोडक्ट बन जाता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक्टिवेशन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं दे रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उनको स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और ये जो नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज ए बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बेसिकली ये एक बैरियर का काम करती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम के थ्रू भी हम समझते हैं
एंजाइम बेसिकली लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड एट फास्टर रेट। तो एंजाइम्स की मौजूदगी में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फौरन से स्टार्ट हो जाते हैं और तेजी तेजी से कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब मिसाल के तौर पर ये डायग्राम है, ग्राफ है, हम देखते हैं, ये फ्री एनर्जी एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट, यानी ये सबस्ट्रेट है और इसमें एक्टिवेशन एंजाइम्स मौजूद नहीं है। तो आप देखें ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी दैट रिक्वायर्ड मोर एक्टिवेशन एनर्जी, और ये नीचे वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे एक्टिवेशन एंजाइम्स मौजूद हैं, इसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि ऐसे रिएक्टेंट्स जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो दैट रिक्वायर्ड मच टाइम टू कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो दिस इज द मेन रूल। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से, एंजाइम किस तरीके से कम करते हैं, वेज ऑफ लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मसलन दे डू सो बाय नंबर वन, अल्टरिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। वो सबस्ट्रेट की जो शेप है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, अपने साथ इक्विप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। डिस्ट्रप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट्स, उनके ऊपर जो चार्ज होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट, और जो सबस्ट्रेट्स हैं उनको करेक्ट ओरिएंटेशन तरतीब में ले आते हैं ताकि वो फौरन कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स चैप्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में। अब हमने इस अपने पहले टॉपिक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर समझ लिया कि एंजाइम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं उनकी स्पीड को तेज करने के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, वेनहेल्म ब्यूने, दैट वाज द फर्स्ट टर्म यूज एंजाइम। इसने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ जो एंजाइम इसको इस्तेमाल किया। एंजाइम जो है बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और वो एक लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। अमाइनो एसिड स्मॉलर यूनिट है जिससे प्रोटीन बनता है। एंड फोल्ड टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल मालिक्यूल्स, यानी वो 3 डायमेंशनल मालिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अपने आप को अरेंज उन्होंने किया होता है। एंजाइम्स की अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें इन नेचुरली, तो जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर मोस्टली मेड बाय प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं, और दे आर मेड बाय अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। और इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन रेट, जहाँ तक बात है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस, यानी एक रिएक्शन है जिसके अंदर एंजाइम एज ए कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी स्पीड मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा होगी। यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा, मिलियंस ऑफ टाइम्स उस रिएक्शन के जिसमें कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता या कोई एंजाइम नहीं होता। तो not consumed by the reactions, as with all catalyst enzyme are not consumed by the reactions that they catalyze। ठीक हो गया, तो ये इसके चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर एंजाइम्स जो हैं दे आर स्पेसिफिक, यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स, क्योंकि हम कोई एक चीज़ तो खाते नहीं है ना, वी टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, तो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उनको फिर कैटलाइज करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये नहीं कि एक एंजाइम प्रोटीन को भी वो कैटलाइज कर रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स को भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है फॉर अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट। अच्छा, एंजाइम के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर। तो बेसिकली पूरा का पूरा एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता इस कैटालाइसिस के अंदर, बल्कि वो एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, वहाँ पे जाके ये सबस्ट्रेट्स जो है वो बाइंड होते हैं और वहाँ पे ये रिएक्शन होते हैं, तो उस जगह को, उस पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड। अच्छा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है इसको रेगुलेट भी रखा जाता है, यानी एंजाइम प्रोडक्शन को इनहांस भी किया जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड, यानी जितनी सेल को ज़रूरत है, सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाया भी जा सकता है, और सबस्ट्रेट्स कम है तो एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो इसके बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए फिर जो रेगुलेटेड हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर्स जो है एंजाइम्स को तदाद को कम कर देते हैं और एक्टिवेटर्स उसको इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम को फैक्टर्स कहते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, उनको कोई
एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर वर्क. हाउएवर दे रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी आइंस, जिनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं, यानी उनको नॉन प्रोटीन पार्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आइंस हो गए, तो मॉलिक्यूल्स वो बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, तो वो ज़रूरत होती है जिनको हम कोफैक्टर कहते हैं. कोफैक्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे मेटल आइंस, और ऑर्गेनिक फ्लेविन और हीम भी हो सकते हैं. फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप एक आता है एंजाइम्स के अंदर. तो इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर ये कोफैक्टर्स जो हैं एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड हो जाएं, टाइटली अटैच हो जाएं, तो इनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. जबकि इसी के पैरेलल दूसरा ग्रुप है जिसको हम को एंजाइम्स कहते हैं. अगर ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो हैं लूजली अटैच हो जाएं एंजाइम के साथ, तो इसको हम को एंजाइम्स कहते हैं. को एंजाइम बेसिकली ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम एंजाइम टू अनदर. तो बेसिकली ये जो लूजली अटैच होते हैं ना, इनका काम ये होता है को एंजाइम्स का, ये मुख्तलिफ केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक से दूसरे एंजाइम तक. सम इम्पॉर्टेंट को एंजाइम्स आर वाइटामिन, जैसे इनमें कुछ को एंजाइम्स की जो मिसाल है उसमें वाइटामिन हैं, जैसे राइबो फ्लेविन है, थायमीन है, फोलिक एसिड है. ये सारे को एंजाइम्स के अंदर आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स के, तो एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंजाइम्स जो हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इकट्ठे वर्क टुगेदर करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत. स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, यानी वो एक मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करते हैं. मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जब एक एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट, यानी एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट ले लेगा दूसरे एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है. आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और प्रोडक्ट इज देन पास इनटू नेक्स्ट एंजाइम, वो प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम में चली जाएगी, वो उससे नेक्स्ट में चली जाएगी. तो इस तरीके से एक तो ओवरऑल इसका करेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर काम हो जाता है, स्पीड और तेज हो जाती है, और प्रोडक्ट जो है वो सही बनता जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक, इसको भी हम कह सकते हैं टू रेगुलेट अ मेटाबॉलिक पाथवे, जो हमने ऊपर पढ़ा था. तो एंजाइम इस तरीके से काम करते हैं. अच्छा बच्चों, इसके अंदर जहाँ तक हम बात करें यूजेस ऑफ एंजाइम्स की, अब ये तो एंजाइम जो जितना हमने पढ़ा ये तो हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर मौजूद है, इंट्रा सेलुलर एंजाइम या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम. अच्छा, ये भी याद रखना है कि बहुत सारे एंजाइम हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं जिनको हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं, और बहुत सारे सेल के बाहर भी होते हैं, जैसे स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं. ठीक है ना, तो उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं. अब एंजाइम के यूजेस क्या हैं? एंजाइम जो हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. अब साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, एंजाइम्स को उनको फॉर्मुलेट करके तो उनको अब डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से उनके इंडस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को तेज़ करने के लिए भी एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर एंजाइम के यूजेस किस किस इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है. एंजाइम कैन ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, तो ये स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे फिर हम वाइट ब्रेड और बंस और ये जो हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये बना लेते हैं. इसी तरह ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है. एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च इनटू एंड प्रोटीन्स. एंजाइम बेसिकली स्टार्च और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज्ड बाय यीस्ट फर्मेंटेशन. यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे फिर हम अल्कोहल और मुख्तलिफ बेवरेजेस बनाते हैं. पेपर इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है. एंजाइम्स जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, लोअर इट्स विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके हम पेपर कागज़ जो है वो बना सकते हैं. बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर एंजाइम्स जो हैं वो बहुत सारे अहम रोल प्ले करते हैं. प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. तो बहुत सारे प्रोटीज एक एंजाइम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन स्टेन, जो कपड़ों को जैसे ब्लड के दाग हो गए या कुछ इस तरह के, तो उनको रिमूव करने के लिए हम ये एंजाइम इस्तेमाल करते हैं. एमाइलेज एंजाइम है जिसको हम डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द डिजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यू. तो यानी क्या है कि एंजाइम्स का इस्तेमाल हम अपनी ये जो डिटर्जेंट्स हैं या वॉशिंग जो एजेंट्स हैं इसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एंजाइम्स. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो पहला लेक्चर था अबाउट एंजाइम, ये एक छोटा सा चैप्टर है एंजाइम जो है हमने शुरू किया हुआ है.
तो इसका जो पहला टॉपिक था जिसके अंदर हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके खासतौर पे मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। उसके अलावा फिर हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की। तो एंजाइम्स के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर एंजाइम्स के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके अंदर फिर सबसे पहले हमने एंजाइम्स को दो कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेयर दे वर्क, जिसमें इंट्रासेलुलर एंजाइम बताया और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बताया। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो ऐसे एंजाइम जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो इंट्रासेलुलर कहलाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर वर्क करता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया। हमने बताया कि एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। फिर इसके अंदर हमने एक्टिव साइट जो जहाँ पे ये रिएक्शन सबस्ट्रेट्स बाइंड होते हैं उसका जिक्र किया। फिर हमने को फैक्टर्स, को एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप इनका जिक्र किया। और लास्ट में हमने फिर यूजेस ऑफ एंजाइम्स इसको डिटेल के साथ देखा। तो आज का जो लेक्चर है इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक हुआ।